तो बिजनेस स्टडीज में स्टार्ट करते ही सबसे पहला नाम होता है मैनेजमेंट का। किस चीज का? किसी भी चीज को मैनेज करना। अब मैनेज कैसे करते हैं? काम बांट के मैनेज करते हैं, और प्लानिंग करके मैनेज करते हैं। और बताओ, और कोई भी बता सकता है? मैनेज क्या है? किसी और से सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, वट वी हैव टू डू, वट वी हैव टू डू, एंड देन मेक अदर्स टू डू दैट थिंग। पहले डिसाइड करना है काम क्या है, और फिर दूसरों से वो काम कराना है। ये क्या है? मैनेजमेंट। क्या है? अ प्रोसेस टू मेक अदर्स डू व्हाट यू वांट टू डू। किसने कहा है ये डेफिनेशन? किसने दिया ये? F.W. टेलर। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। क्या है? सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, और फिर दूसरों से वो चीपेस्ट और इजीएस्ट वे से कराना। जैसे कि अब मैं सिंपल सा लेता हूं टास्क। मान लीजिए घर में एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। घर में क्या है? एक फंक्शन है। अब क्या कर सकते हैं हम फंक्शन को? चीपेस्ट और इजीएस्ट वे कौन सा होगा? किसी भी एक वेडिंग प्लानर को या पार्टी ऑर्गेनाइजर को बुला लेंगे, है ना? किसी भी एक पार्टी ऑर्गेनाइजर को बुला देंगे और उसको कह देंगे भैया फंक्शन है, इतनी तारीख को है, इतने बजे है, और ये हमें चाहिए। उसके बाद अपनी हेडेक खत्म। सारा काम कौन करेगा? पार्टी ऑर्गेनाइजर। हमें उसे क्या देना है? पैसे देने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना। हम पैसे देने, जाना है, नाचना गाना खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना ना। इसके अलावा हर की मटेरियल की, डेकोरेशन की सारी हेडेक किसकी होगी? पार्टी ऑर्गेनाइजर। समझ गए? तो ये तो हो गया हमारा इजीएस्ट वे। क्या हो गया? इजीएस्ट वे। पर ये चीपेस्ट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टी ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा रुपए लेगा। भाई कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी? मटेरियल की कॉस्ट प्लस पार्टी ऑर्गेनाइजर की कमीशन प्लस उनकी लेबर चार्जेस, तो चीपेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो हमें ऐसा मेथड निकालना है जो क्या हो सर? चीपेस्ट भी हो और इजीएस्ट भी हो, आसानी से भी हो जाए और सस्ता भी रहे। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम फंक्शंस का काम बांट सकते हैं अपने ही फैमिली मेंबर्स को। क्या भैया टेंट का व्यवस्था तू देख लेना, कार्ड की तू देख लेना, खाने की तू देख लेना, मेहमानों को संभालने की तू देख लेना, गिफ्ट की तू देख लेना। ठीक है, और फिर हमारा काम क्या होगा? उनको मैनेज करना। अब क्योंकि घर के सारे लोग लगे हुए हैं तो बेफजूली में तो रुपए खर्चेंगे नहीं, और हमें किसी को एक्स्ट्रा रुपए भी देना नहीं पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। आर्ट क्यों है? मैनेजमेंट आर्ट क्यों है भैया? आर्ट क्यों है? कला क्यों है? और सर कला है तो हम फिर आर्ट है तो हम कॉमर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ, मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों है, कला क्यों है? बताओ, कोशिश करो। इतना टफ मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं पूछा। मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों है? सर इसको सीखते हैं। हाँ सीखते हैं। सीखते तो सब कुछ है। कॉमर्स को नहीं सीखते, साइंस को नहीं सीखते। हर कोई, हाँ, हर किसी में वो मैनेजरियल क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इनबोर्न क्वालिटी नहीं है। भाई क्या है? रट के थोड़ी जाना है। मैनेजमेंट का मतलब ये थोड़ी है अब आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और मैं आपको बता दूंगा प्लानिंग, कंट्रोलिंग और फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और असेसमेंट, ये सारी प्रोसेस है। आपने रट ली, ठीक है, लेकिन प्लानिंग आपने चलो रटने के हिसाब से प्लानिंग कर ली, आपने पुराना प्रीवियस डाटा उठाया, प्लानिंग कर ले, लेकिन जब उसको आप जमीन पे उतारोगे तो आपका रटा रटाया ज्ञान खत्म। फिर आपका आएगा, क्या आएगा? मेंटल एबिलिटी, सोचने की क्षमता, कि आप किस तरह से सिचुएशन को
हैंडल कर रहे हो, इसलिए ये आर्ट है, क्योंकि कला है। अब मान लो योगेश मैनेजमेंट अलग तरीके से कर पाएगा, यो लोकेश अलग तरीके से कर पाएगा, हालांकि दोनों मुझसे पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों की मैनेजरियल स्किल अलग होगी। अब आपको यहाँ से ट्यूशन तक आना है, तो आप क्या कहोगे, लोकेश को कहोगे कि भाई तेरा घर नजदीक है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा, फिर दोनों बात करते हुए चलेंगे। और लोकेश क्या कहेगा, भैया तू खुद पहुंच, मैं खुद पहुंचूंगा, हम दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे, बात करेंगे तो लेट पहुंचेंगे। तो दोनों ने क्या लिया, अलग डिसीजन लिया, पहुंचना का है, ट्यूशन पे ही पहुंचना है। एक है कि बात करते चलेंगे, टाइम पास हो जाएगा, एक है कि जल्दी पहुंचेंगे और वहां पहुंच के बात कर लेंगे। तो ये आर्ट क्यों है, क्योंकि अपनी एबिलिटी भी इसमें चेक होती है मैनेजर की, कि वो किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेता है। आर्ट क्यों है, दूसरों से काम कराना है, ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट यानी दूसरों से काम करना, ठीक है। क्या बनना है, मैं अगर कहूं तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो क्या बनना है, रेल का इंजन। क्या बनना है, रेल इंजन बनना है। रेल इंजन क्यों बनना है, 100 डब्बों को आप खींच सको, 100 डब्बों को खींच, इंजन जिस तरफ जाता है 100 डब्बे उसी तरफ मुड़ जाते हैं। तो हमें क्या बनना है, रेल का इंजन, तभी हम अच्छे मैनेजर बन पाएंगे, तभी अच्छी मैनेजमेंट कर पाएंगे। 11th क्लास में ये टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। अब आपका सफर बीकॉम जाता है, बीबीए जाता है, फिर जाके एमबीए जाता है, या कॉमर्स फील्ड में कहीं भी जाता हो, मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सर मैं साइंस फील्ड से हूं तो क्या मैनेजमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बताओ। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैनेज करना है तो सही है ना। हाँ भाई, मान लो एक इंजीनियर है, वो आज तो है क्या है, जूनियर इंजीनियर है, जेई है, उसको जो सीनियर इंजीनियर बोलता है वो काम करता है, उसको जो सुपरवाइजर बोलता है वो काम करता है, उसको जो मैनेजर बोलता है वो काम करता है। लेकिन कल को प्रमोशन होकर वो उस लेवल पे जाएगा ना कि उसके अंडर 10 जेई रहेंगे, तो उन 10 जेई से काम कराने की स्किल भी तो उसको आनी चाहिए। हो सकता है वो अच्छा इंजीनियर हो, पर यह जरूरी थोड़ी है कि वो अच्छा मैनेजर भी हो। भाई मैं अच्छा इंजीनियर हूं, मेरे को हर चीज का सोल्यूशन पता है, मेरे को हर चीज का सोल्यूशन पता है, मेरे को पता है कि नए इक्विपमेंट्स कैसे बनेंगे, उनको हैंडल कैसे करना है, लेकिन मेरे को दूसरों से काम कराना नहीं आता, मेरे को किसी के साथ काम करना ही पसंद नहीं है। योगेश है, ये योगेश हल्का फुल्का इंजीनियर है, मेरे पास आता है, मैं इसको धमका दे, मैं भगा, मैं अकेला कर लूंगा। मैं अच्छा इंजीनियर तो हूं, लेकिन मैं अच्छा मैनेजर नहीं। तो ये एक एबिलिटी है जो हर लोगों में अलग होती है। तो चाहे साइंस फील्ड हो, कॉमर्स फील्ड हो, मैनेजमेंट समझ आनी चाहिए। और रियल लाइफ में भी मैनेजमेंट का काफी इंप्रेशन है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्लास में अकेले बैठे रहते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, जिससे कोई बात नहीं करता। और एक ऐसा बच्चा भी होता है जिसने कह दी चलो, तो पूरी पूरी क्लास खाली। क्या है वो, लीडरशिप क्वालिटी है। और मैनेजमेंट में सबसे जरूरी क्या है, लीडरशिप क्वालिटी। ये नहीं कि डरा धमका के भी वो पिस्टल लगा के भी काम करवाना है, वो नहीं है, लेकिन क्या है, उस तरह से अफेक्ट करना है किसी के माइंड को, उस लेवल से क्या करना है, अफेक्ट करना है कि वो आपकी बात सुने। समझ गए मैनेजमेंट क्या है, सिंपल 2 मिनट में। चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, बताओ क्या क्या बन सकते हैं। अगर मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहला क्या है, ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्या है, सिंपल सी बात है, एक आदमी का काम नहीं है, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होगा, पूरा ग्रुप मिलके काम करेगा, ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। दूसरा बताओ, जल्दी जल्दी बोला करो भाई, इतना टाइम नहीं है। अब टीम आ गई हमारे पास, अब करना क्या है, डिसाइड करेंगे क्या करना है, डिसाइड करेंगे। गोल ओरिएंटेड, क्या है, टीम बन गई। अब गोल भी तो होना चाहिए टीम का। भाई मान लो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हमें पता होगा भाई ऐसे ग्राउंड है, स्लो पिच है, 150 भी बनाएंगे 20 ओवरों में, आसानी से जीत जाए, गोल बन गया। तो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और बताओ, वो तो आ गया इसी में, गोल ओरिएंटेड में आ गया, और कितना टाइम में करना है, ये भी सब प्लानिंग में ही आ गया, गोल में ही आ गया हमारा। दूसरा हम कह सकते हैं इंटेंजिबल है। अकाउंट्स में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा काफी बार, इंटेंजिबल मतलब कि इंटेंजिबल
मतलब जो टच नहीं हो जो देख नहीं सकते हम, जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अब मैं तेरे को कहूँ जब टेबल पे मैनेजमेंट पढ़ी है, उठा के लिया, तो तू बिजनेस स्टडीज की बुक ले आएगा या मैनेजमेंट की बुक उठा लाएगा सिर्फ, पर मैनेजमेंट कहीं भी दिखती नहीं है। अब आप लोग आए हो, सेंटर पे आए हो, आपको चेयर्स लगी हुई मिली हैं, ठीक है, बैठने को मिला है, क्लास आगे चल रही है, एक मास्टर खड़ा है पढ़ा रहा है, वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन उस मैनेजमेंट दिख थोड़ी रही है कहीं, पर उस मैनेजमेंट के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। तो ये क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। और बताओ, डेफिनेशन यहाँ चेप दी तुमने, पर चलो इसको लिख लेते हैं, आर्ट एज वेल एज साइंस। चलो, ये आपने अकाउंट्स की डेफिनेशन यहाँ चेप दिया है, पर ऐसा क्यों है? आर्ट एज वेल एज साइंस क्यों है? बताओ, आर्ट क्यों है? मैंने अभी बताया था कि खुद की एबिलिटी, खुद की सोच, खुद का विवेक डिपेंड करता है डिसीजन लेने में, क्या उस सिचुएशन में क्या डिसीजन आप ले रहे हो, वो तो हो गई आर्ट। साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस में हर चीज रिसर्च के बाद पता लगती है, तथ्यों पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? तथ्यों पे। और मैनेजमेंट भी तथ्यों पे बेस्ड होगी। मान लो मेरे को एक काम करना है, तो सबसे पहले तो मेरे को पुरानी रिसर्च देखनी होगी। नहीं, मेरे को मान लो यहाँ कोचिंग सेंटर खोलना है, तो मेरे को प्लानिंग के लिए पुरानी कोचिंग सेंटर की डाटा चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं वो चाहिए, ये सब कुछ चाहिएगा। तो साइंस इसी, तो आर्ट एज वेल एज साइंस। और एक और कह सकते हैं इसको हम, सोशल साइंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट से ऑब्वियस सी बात है, आसपास के सोसाइटी, इन्वायरमेंट सबको अफेक्ट होता है, तो सोशल साइंस भी कह सकते हैं। हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और बताओ, यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों है? सब जगह यही चलता है। मतलब नहाने जाओगे तो मैनेजमेंट चलेगा। हाँ, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसकी मैनेजमेंट की वजह से ही तो नहा रहे हो भाई। डिसाइड हुआ पानी 5 बजे छोड़ना है, पाइपों में जाएगा, कहीं लीकेज तो नहीं है, चेक करनी है, एक मोटर चलाने वाला रखा होगा, मैनेजमेंट होगी जब भी सोसाइटी के टंकी में पानी चढ़ा होगा। यूनिवर्सल प्रोसेस इसलिए है कि ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनियों में हो, पॉलिटिक्स में चले जाओ, बाकी डेली लाइफ रूटीन में चले जाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ, हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलती है। और इंटेंजिबल है इसलिए देखते नहीं है। गेट बंद कर दो ना, फिर प्रॉब्लम तो नहीं है। इट इज़ अ प्रोफेशन, ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशन तो है ही मैनेजमेंट, तभी हम पढ़ रहे हैं कि भैया कहीं नौकरी लग जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए खत्म। अब यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछो, आगे चले। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हो गए। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स, कि मैनेजमेंट क्यों करनी है। मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, क्यों जरूरत है मैनेजमेंट, किस लिए, क्या करती है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है। तो इसको हम, हाँ पूछो, नहीं बोलो, हाँ चलो, इसको हम 3 डिसिप्लिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किन में करेंगे? 3 में। सबसे पहला बताओ, सबसे पहला बताओ, ऑर्गेनाइजेशनल। किसमें? अब ऑब्वियस सी बात, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल, फिर सोशल, और थर्ड वन इज पर्सनल। कौन से 3 हो गए? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तीनों के नाम से ही पता चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है? जिस हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस फर्म के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे। सोशली समाज के प्रति उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे। और पर्सनली खुद की तो लोग पहले सोचते हैं, तो पर्सनली उसके ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के अलग। अब हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो मैं सबसे पहले बात करूं अगर ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं, क्या हूं? मान लो मैं इस इंस्टीट्यूट का मैनेजर, ठीक है। अब मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के प्रति अगर हम बात करें, माइंड में रखना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है अभी, तो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा?
इस इंस्टीट्यूट को अच्छी तरह से चलाना। इस इंस्टीट्यूट को अच्छी तरह से चलाना, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं भैया? बिजनेस ग्रो करेगा, 10 से 20, 20 से 200, 200 से 2000, 2000 से 2 लाख बच्चे होंगे। ग्रोथ। सेकंड, सब बोलो यार, ऐसे क्या बोलो। और यार सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई योगेश तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है, तो तुम क्या सोचोगे? क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करने की सोचोगे? मैं स्टेप्स नहीं पूछ रहा, मैं टारगेट पूछ रहा हूं। क्या क्या चाहते हो तुम क्या हो जाए तो अच्छा हो? बताओ अभी ना। प्रॉफिट हो, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हो। ग्रोथ के साथ साथ क्या हो? प्रॉफिट हो। भैया बढ़ते तो जा रहे 200 बच्चे आ रहे, लेकिन मैं फ्री में पढ़ाई जा रहा हूँ, जेब से लगाया जा रहा हूँ, ये थोड़ी है। प्रॉफिट भी हो, रिजल्ट भी हो, यानी कि सर्वाइवल भी हो। क्या हो? सर्वाइवल भी हो। एक बार तो जैसे तैसे जेब के सारे रुपये लगा के मैंने कर दी 2012, और फिर मैं हो गया नीलबटे सन्नाटा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट साल के भीतर भीतर, ऐसा भी नहीं है ना, लॉन्ग टर्म भी चले, सर्वाइव भी करे मार्केट में। तो ऐसे ही हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। किसके प्रति? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या आते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या हो सकते हैं बताओ भाई? सोशल होता है क्या है तुम्हें पता होगा? समाज। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। तो हमारा समाज, समाज से हम क्या क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल लेते हैं, मैन पावर लेते हैं, अपने यहाँ तक कि सेल्स भी समाज में। तो हमारा भी कुछ समाज के प्रति होना चाहिए। तो सोशली ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? भाई मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करो, सिंपल सी बात है ना। रोजगार पैदा होगा, किसी के घर में रोटी जाएंगी, पैसा जाएगा, तो उससे बड़ा तो क्या है भाई? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा मैं कह सकता हूँ इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, सेव इन्वायरमेंट। अब मैं पोल्यूशन इतनी किए जा रहा हूँ, जिससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, तो इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना। और बताओ, ऐसे ही लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है? अब आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसको गवर्नमेंट ने कर रखा है कंपलसरी, सच बता, उसको बोलते हैं सोशल SCR, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग से स्टाफ बैठते हैं इसके लिए, और अब तो काफी हद तक यूनिवर्सिटियों में इसके कोर्स भी आ चुके हैं, ठीक है। मैनेजर इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से या अलग अलग नामों से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोर्स भी आ चुका है, ठीक है। SCR नहीं, CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इस नाम से कंपनी में रहता है। इनका काम ही ये होता है कि प्रॉफिट का कुछ % ये किस में लगाएंगे? सोशली डेवलपमेंट में। हाँ, अब आप देखते होगे ये आजकल ऐड आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ऑर्फनेज या रिलायंस इंडस्ट्री स्कूल्स। टाटा के काफ़ी स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ये DPS स्कूल है, ये इवनिंग में गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। फिर पेड़ लगाने की भी हमको देखते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। पागल थोड़ी यार, बिजनेसमैन ना बहुत माइंडेड होता है, 10 रुपये खर्चने से पहले सोचता है, समझ रहे हो? 10 रुपये खर्चने से पहले सोचता है। पर वो ऐसे क्यों खर्च रहा है भाई? क्यों गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा भाई, ये करो करो, और उनका हक भी बनता है भाई। समाज से इतनी चीज़ें ले रहे हैं, कुछ देने का हक भी बनता है। तो देखते होंगे हम सोचते हैं यार बड़ा नेक दिल आदमी है, ये नहीं पता हमें कि क्या कर रखा है? कंपलसरी कर रखा है। ऐसे दुनिया भर के सोशल क्या होंगे? गेट बंद कर दो बाहर से और बस आ जाओ। तो ऐसे हमारे कुछ क्या बनते हैं भैया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अनेकों है, अपने देख लेना। अच्छा क्या भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कंपनी भी बढ़िया चल रही है, सोशली भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारे एम्प्लॉयज आते हैं, ठीक है, उनको हम बैठा देते हैं लकड़ी की कुर्सी पर, जिस पर ढंग से बैठा भी ना जाए। पूरे दिन उनको डांटते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो क्या सही है वो?
तो एक गुड बिजनेस इन्वायरमेंट देना भी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। अच्छी सैलरी में एम्प्लॉयज़ को दी जाए, वो भी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट, अच्छी सैलरी, अच्छे बोनसेस, अच्छी रेम्यूनरेशन। अब टाटा है, टाटा स्कूल क्या करते, टाटा कॉरपोरेशन क्या करती है, अपने जो एम्प्लॉयज़ उनके बच्चों को लिए बिरला स्कूल कितना अच्छा स्कूल है, बिरला कॉलेज कितना अच्छा कॉलेज है, उसमें उनको पढ़ाया जाता है ताकि वो टेंशन फ्री रहे, वो मन लगा के क्या करे, काम। अब मैं ये है, मान मैं लोकेश के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, लोकेश की फैमिली को भी पाल रहा हूँ, फ्री में इलाज करा रहा हूँ, अच्छा इलाज करा रहा हूँ, और बच्चों को भी बढ़िया ध्यान, इसके भाई का भी ध्यान रख रहा हूँ, छोटे भाई का, तो ये मेरे प्रति ज़्यादा क्या होगा? ऑनेस्ट होगा। अब इसे पता है कंपनी छोड़ के जाएगा तो कहीं और अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें, वो पर्क्स नहीं मिलेंगे। पर्क कहते हैं ना इसको, वो फायदे नहीं मिलेंगे। बताओ, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इम्पोर्टेंस क्यों है भैया, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? यार ये मार्कर ऊपर नहीं चल रहा है, ऊपर क्या है? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्यों है मैनेजमेंट? जरूरी क्यों है? बिजनेस चलाने के लिए। ठीक, टू रन बिजनेस स्मूथली। पेपर में ये मत लिख के आना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है? टू रन बिजनेस स्मूथली। अच्छे नंबर स्कोर करने की आदत भी यही है, सच बता रहा हूँ। जिनके कम, जो मतलब 99 और 90 या 80s, उनके बीच में सिर्फ फर्क ये होता है, चीज़ उनको भी वही पता होती है 99 वालों को और 85 वालों को वही पता, पर जो 14-15 नंबर का डिफरेंस होना है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन का, कि किस तरह आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही टॉपर बनाती है और यही मीडियोकर बनाते हैं। मैं ये ना कह रहा कि फेल वाला तो चलो उसको तो कुछ पता ही नहीं है, पर जिसके 85 आ रहे हैं उसको सारी नॉलेज है, और 99 वालों को भी सारी नॉलेज है, बट 85 वाला उस तरह से अपने को आंसर्स को प्रेजेंट नहीं कर पाता जिस हिसाब से 99 वाला। पेपर देने से पहले वो भी देख लेना, ये भी करना कि जो टॉपर्स की आंसर शीट है ना, उनके आंसर्स भी देखना कि भैया हाँ उन्होंने किस तरह लिख रखे हैं। तो ये हमारी वीडियो थी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के लिए, और मैनेजमेंट बीकॉम में भी आती है और बीबीए में भी आती है। आगे आप चाहते हो कि किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी बिजनेस स्टडी